Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ridikpal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने कूलम्स लॉ देखा था, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, ये कुछ टॉपिक्स देखे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे अभी तक का हमने जितनी स्टडी करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा, चार्ज के बारे में समझा और हमने कूलम्स लॉ देखा, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म देखा, जो भी कुछ देखा उसमें हमने एक चीज देखी है कि चार्ज को अभी तक हमने पॉइंट साइज माना है। पॉइंट साइज मतलब चार्ज के जो डायमेंशन होंगे, चार्ज की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो भी चार्ज बॉडी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन नेग्लिजिबल मानी है सराउंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। अब प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज बॉडीज होती है उनके डायमेंशंस बड़े होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होते हैं, जिससे उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। पॉइंट चार्ज हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब अब यहाँ पर बात होगी एक्सटेंडेड बॉडीज की। किसकी? एक्सटेंडेड बॉडीज की। पॉइंट चार्जेस के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल हो जाता है, वहां पे एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन जब एक्सटेंड डायमेंशन बड़े हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किसी बॉडी के बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगता है वहां पे। दैट इज चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब किसी बॉडी को हमने चार्ज दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके ऊपर, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जब पूरी बॉडी के पूरे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अभी तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम मान लो मैंने इस पेन को चार्ज दिया, तो पेन के कॉन्फ़िगरेशन नेग्लेक्ट तो नहीं करे जा सकते। पेन के कॉन्फ़िगरेशन नेग्लेक्ट नहीं करे जा सकता अभी इस केस में। अगर मान लो पेन की टिप की बात करता मैं, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे पेन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन नेग्लेक्ट नहीं करे जा सकते। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज दूंगा मैं तो ये पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज। उस केस में आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब when the charge given to a body distributes all over its configuration is called charge distribution। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स का होता है। कौन सा? पहला होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया और वो चार्ज उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूसली, हर तरफ बराबर बराबर पूरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कैसा? कंटिन्यूसली या यूनिफॉर्मली, हर तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसा नहीं कि कोई कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में चार्ज ज्यादा आ गया, कुछ स्पेसिफिक एरिया में चार्ज कम हो गया। तो अगर हर तरफ बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge given to a body and it gets distributed continuously over the configuration of the body, then this type of charge distribution is called uniform charge distribution। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट इसका अपोजिट, कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। दैट इज कुछ स्पेसिफिक एरियाज में चार्ज ज्यादा हो गया, कुछ स्पेसिफिक एरिया में चार्ज कम हो गया, तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? डिसकंटिन्यूसली या नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो उस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अधिकतर देखा जाता है रेगुलर कॉन्फ़िगरेशंस में। कैसे? रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहां पर कोई अनइवन सरफेसेस नहीं है। जैसे हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर पूरा राउंड है, इसके अंदर सब तरफ बराबर बराबर एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको अगर हम चार्ज दें तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन भैया अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे अनइवन सरफेसेस हो जाती है। तो इस तरह की अगर सरफेस है तो इसको अगर मैं चार्ज दूंगा तो इसके ऊपर एरिया अलग अलग जगह अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा।
दैट इज अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ज दूं तो इसमें हर तरफ चार्ज कैसा जाएगा, बराबर जाएगा। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं इसको चार्ज दूं तो हो सकता है कहीं पे कम चार्ज आए, कहीं पे ज्यादा चार्ज आ जाए एकदम से, फिर कहीं कम चार्ज आए, फिर कहीं पे ज्यादा हो जाए, फिर कम जाए, फिर ज्यादा हो जाए, इस तरीके से। एजेस के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एजेस के ऊपर चार्ज। शार्प जहां पे एजेस होती है वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो कहीं पे चार्ज कम है, कहीं पे चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये क्लियर हुआ। अब हमको जो हमारा जो पढ़ने वाला जो भी टॉपिक रहेगा वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हमें जो फोकस करना है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चंस आते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आप मेन से एडवांस की बात करें तो वहां पे क्वेश्चंस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा आ जाते हैं, है ना। तो हम दोनों को बराबर बराबर ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे नॉन यूनिफॉर्म में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं किस पे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है। कितने तरह से, तीन तरह से। जो फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे तरह का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड टाइप का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरह की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर इट्स लेंथ, किस पे, लेंथ के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर इट्स सरफेस, उसके एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और वो उसकी एंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखें एग्जांपल, ये एक वायर है, मान लें ये एक वायर है L लेंथ का, इसकी लेंथ पूरी L है और इसको मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, पूरी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्यू चार्ज दिया और वो इसकी पूरी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस की बात करें, कोई एक मेरे पास प्लेट थी, एक्सटेंडेड प्लेट बताने का तरीका ये कि मैं यहाँ पे कर्व सरफेस बना देता हूं इस तरीके से कि आगे और जा सकता है और एक्सटेंड हो सकता है। और इसका एरिया ए था, इसको मैंने चार्ज दिया जिससे पूरे इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। और कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनिफॉर्मली, दैट इज हर तरफ बराबर बराबर। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यू चार्ज मैंने इसको दिया और वो उस पूरे ए एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम मान लेते हैं हमारे पास स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था जिसकी वॉल्यूम V थी। अब मैंने इसको चार्ज दिया तो वो इसकी पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वॉल्यूम पे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उसको सही से बना नहीं सकते। एक पूरी बॉल थी, सॉलिड बॉल थी, मतलब अंदर से खाली नहीं थी, पूरी सॉलिड बॉल थी, और उसको मैंने चार्ज दिया तो उसकी पूरी वॉल्यूम पे अंदर और बाहर हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। क्यू चार्ज उसकी पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़े तो एक और चीज आती है कि जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर एक क्वांटिटी हमको पढ़नी पड़ती है जो कहलाती है चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाती है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हैं तो हम उसको पॉइंट चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितना चार्ज कितनी जगह कितनी कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। हम पूरे चार्ज की बात ना करते हुए यूनिट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। कैसी कॉन्फ़िगरेशन? यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। भले ही वो लेंथ की बात हो, एरिया की बात हो या वॉल्यूम की बात हो, कि यूनिट कॉन्फ़िगरेशन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यूनिट मतलब 1, तो यूनिट कॉन्फ़िगरेशन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पूरी एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चालू करते हैं यहां से। तो चार्ज डेंसिटी भी 3 तरीके की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह की, अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आया लीनियर चार्ज डेंसिटी पे। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं हम? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बन सकती है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका है लैम्डा से। किससे? लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम? देखो, यूनिटरी मेथड है कि एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज निकाला हमने, तो यूनिट लेंथ मतलब 1 लेंथ अगर निकाले तो उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? तो उसको एल से डिवाइड कर दिया जाएगा। यूनिटरी मेथड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो 1 लेंथ के ऊपर कितना होगा? क्यू अपॉन एल। और यही जो होता है ये कहलाता है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे? क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल, ये हो गया लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एल। ये समझ में आया? अब हम किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज हर तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी अभी हम कांस्टेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, किसी भी तरह से वेरी कर सकती है। लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। दैट इज यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है। क्या है? लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी यूनिट? चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, दैट इज कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। किस पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा। ये ग्रीक लेटर्स है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सिग्मा, इससे डिनोट किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। निकाले कैसे जाए फॉर्मूला? फिर वो यूनिटरी मेथड कि अगर ए एरिया पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने पूरा ए एरिया लिया था और उसको क्यू चार्ज दिया था, तो पूरे ए एरिया पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा? तो उसको ए से डिवाइड कर देंगे, दैट इज क्यू अपॉन ए। और यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा क्यू अपॉन ए। क्लियर? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट निकाली जाए तो चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ जाती है। क्लियर? तो ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आगे बढ़े तो थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है किसी बॉडी पे, वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिनोट करने का तरीका रो
ग्रीक लेटर रो, पी की डंडी नीचे खींच दी जाए, घुमा दी जाए तो ये रो बन जाता है। तो ये हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, वही यूनिटरी मेथड, V वॉल्यूम के ऊपर Q चार्ज, V वॉल्यूम के ऊपर Q चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज, Q अपॉन V, ठीक, Q अपॉन V, ये हो गया यूनिट चार्ज, यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यही हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो बराबर Q अपॉन V। ये बन गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q अपॉन V। इसकी यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की यूनिट कूलम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब, ये बन जाती है यूनिट चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। तो तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी आपको समझ में आई होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए। ये था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो है फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालना है हमको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालना है। अभी तक हमने जो फोर्स निकाला था वो किसकी वजह से निकाला था, पॉइंट चार्जेस की वजह से। पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स निकाला था, तो वहां पर हमने सिंपल सा एक लॉ लगाया था, कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वजह से हमने चार्ज निकाल लिया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस दिए थे तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रिंसिपल आ गया था, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसकी मदद से हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग पॉइंट चार्जेस अलग अलग जगह प्रेजेंट है, उसकी वजह से अगर किसी एक चार्ज से फोर्स निकालना है तो हम लगा रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डायरेक्ट हम समेशन कर रहे थे। तो अब अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कैसे निकाला जाए, तो करना वही प्रोसेस वही रहेगी, समेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहला कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर आपको एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कुछ इस तरह से, मान लो वायर, आपको हमेशा स्ट्रेट वायर नहीं दिया जाएगा, हो सकता है आपको इस तरह से कुछ एक आर्बिट्री शेप में दिया, जैसे हो सकता है आपको सर्कुलर शेप में दे दें, स्क्वायर शेप में दे दें, किसी भी तरह के शेप में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिसमें लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो मान लो आपके पास एक ये चार्ज दिया हुआ है, कोई एक वायर दिया हुआ है जिसके ऊपर चार्ज दिया आपने पूरा Q, और इस पूरे की लेंथ L है, इस पूरे की लेंथ L है। तो हम यहां पर चार्ज और चार्ज जो लेंथ है उसकी बात नहीं करेंगे, अब यहां पर हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी की। अब हम यूज लेंगे चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि हमें पूरी लेंथ से मतलब नहीं है। अब हमको इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक फोर्स निकालना है, एक क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। तो इस पूरे चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स कैसे निकाला जाए, हमको तो पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकालना आता है। तो यहां पर हम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ की बजाय एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ dl होगी। और अब हम इस छोटे एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ बहुत छोटी है तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, जिससे इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, r डिस्टेंस है मान लिया जाए, r डिस्टेंस है, इसकी लेंथ dl है और इसका चार्ज dq है। क्या है चार्ज, dq चार्ज इस छोटे एलिमेंट का, लेंथ dl और यहां से इसका डिस्टेंस r। तो क्या अब मैं इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स निकाल सकता हूं, कितना आएगा वो फोर्स, हम मान लेते हैं इस छोटे एलिमेंट की वजह से छोटा फोर्स df आया। क्या आया, df। आपने 11th क्लास में इंटीग्रेशन थोड़ा सॉल्व किया होगा तो उसकी मदद से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि df छोटा फोर्स था इस छोटे एलिमेंट की वजह से इस चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। वो क्या आएगा बताओ, क्या बोलता है कूलम्स लॉ, K Q1 क्या हो गया, dq इंटू Q2 Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। समझे, तो df हो गया K dq इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे अलग अलग तरह की वेरिएबल्स हैं,
लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे कोई ऐसे वेरिएबल में जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो, तो हम यूज करेंगे लैम्डा का, दैट इज चार्ज डेंसिटी का। तो वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पूरा चार्ज क्यू था, पूरा चार्ज कितना था, क्यू था, और पूरी लेंथ कितनी थी, एल लेंथ थी। पूरा चार्ज क्यू, पूरी लेंथ एल, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू अपॉन एल हो गया। और वही बराबर आएगा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट। हमने पढ़ा है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वही इक्वल आएगा किसके, चार्ज। अब हम ये एलिमेंट की अगर चार्ज डेंसिटी निकाले तो वही इसके बराबर भी आएगी, है ना, क्योंकि एलिमेंट भी इसका हिस्सा है और उसके लिए भी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो वो एलिमेंट पे चार्ज है कितना, dq अपॉन वो एलिमेंट की लेंथ कितनी, dl। ये चीज समझ में आई कि चार्ज पर यूनिट लेंथ किसके लिए निकाला, पूरे वायर के लिए, और चार्ज पर यूनिट लेंथ किसके लिए निकाला, उस एलिमेंट के लिए। तो वो दोनों सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट है वो उस वायर का ही छोटा हिस्सा है। एक पूरे एलिमेंट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितना चार्ज डेंसिटी जो पूरे वायर की आएगी वही चार्ज डेंसिटी उस छोटे एलिमेंट की भी आएगी, dq अपॉन dl, और वो दोनों बराबर आएंगे। तो भले आप इसका यूज करो या इसका यूज करो, क्वेश्चंस में कई जगह इसका यूज करने को दिया जा सकता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी अपन फॉर्मूला जो निकालेंगे वो इस टर्म्स में निकालेंगे, दैट इज हम लेमडा बराबर रखेंगे dq अपॉन dl के। तो यहां से हम dq की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी क्या, लेमडा इंटू dl। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा था वो कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट। चार्ज डेंसिटी पूरे वायर के लिए कांस्टेंट दी थी हमको, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए मैंने dq को कन्वर्ट कर दिया लेमडा इंटू dl में। और ये जो dl का वेरिएशन है r के साथ में इजी आ जाता है, l और r के अंदर आप रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो dq इक्वल्स टू लेमडा इंटू dl आ गया, इसकी वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा। तो df बराबर क्या आ जाएगा, k, अब मैं इसको पीछे लिख दूं q नॉट, और dq की जगह लेमडा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर। ये क्लियर, ये छोटा फोर्स था df। अब अगर मैं पूरे वायर की वजह से फोर्स निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा f, और अगर छोटे एलिमेंट की वजह से फोर्स पता है और पूरे वायर की वजह से फोर्स निकालना है तो उस पर समीशन लगता है। क्या हम ऐसे और छोटे छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं पूरे वायर पे, और उन सबका क्या कर दिया जाए, सारे फोर्सेस का सम कर दिया जाए, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था वहां पे हमने सम करा था। लेकिन यहां पर हम उसकी बजाय करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। f बराबर इंटीग्रेशन ऑफ df, df का पूरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी समीशन ही होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। डिस्क्रीट और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर हो जाता है। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स अलग अलग जगह पर है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स एक ही सरफेस पे थे, एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन पे थे। अगर उसके लिए हमको समीशन लगाना है तो वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो f बराबर इंटीग्रेशन ऑफ df, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ df, df की जगह रख दिया ये पूरा k q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, तो कांस्टेंट क्या क्या है, k कांस्टेंट है, अगर हमने मीडियम कांस्टेंट रख दिया तो k कांस्टेंट हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम के लिए। q नॉट कांस्टेंट है। क्यों q नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। dq और dl की वजह से चेंज होने की वजह से q नॉट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लैम्डा अभी हम कांस्टेंट मान रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो लैम्डा भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो मैं अभी लैम्डा को कांस्टेंट ना मानते हुए उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखने दे रहा हूं। अगर कांस्टेंट दिया हो तो उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर dl तो आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल है ही सही, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dl। और r, जैसे जैसे dq का आप अलग अलग जगह पे लेके जाओगे क्या r चेंज होगा, हाँ चेंज हो सकता है। कहीं पे r कम हो सकता है, कहीं पे r ज्यादा हो सकता है, तो r भी यहां पर एक वेरिएबल हो गया। तो ये बन जाता है आपका नेट फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू k q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो भी अगर इसमें से कुछ कांस्टेंट निकलता है तो और बाहर निकाल लेना, और
यहाँ पर अब अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं। कैसे वेरिएबल्स हैं? अलग अलग तरह के, एल अलग है, आर अलग है। तो आपको सबको कन्वर्ट करना है किसी एक गिवन वेरिएबल में। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप इसके आगे और समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में, ठीक है, जिससे इंटीग्रेट आप कर पाओ। इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेट करा जा सकता है, 2 या 3 वेरिएबल्स में इंटीग्रेट नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अगर आपके पास ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक रिलेशन मिलता है। उस रिलेशन से आप क्या करते हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल कन्वर्ट कर देते हो, बी की वैल्यू ए के टर्म्स में रख देते हो, जिससे पूरा इंटीग्रेशन बच जाता है सिर्फ एक वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल अलग अलग तरह से दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है। तो ये था फोर्स। समझ में आया ये फॉर्मूला? यहाँ पे लैम्डा अगर कांस्टेंट नहीं दिया हो तो उसकी वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्यू अपॉन एल का यूज करके। अगर कांस्टेंट दिया है तो सिर्फ लैम्डा यूज कर लेना, अगर कांस्टेंट नहीं दिया हो तो इसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल आ जाएगा। तो और हमको डीएल के साथ में वेरिएशन देखना ही है, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आसानी से आ जाएगा समझ में। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर और एक आदि कुछ क्वेश्चन करवाऊं जिससे आपको इसमें हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आता है। मैं उसका फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूं आपको। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा। अगर आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, क्या दिया हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, उसकी वजह से फोर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मान लो आपको एक पूरा सरफेस दिया था इस तरह से, इसके ऊपर आपने चार्ज दिया पूरा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर यूनिफॉर्मली। ए एरिया था पूरा और उसके ऊपर क्यू चार्ज दिया आपने। अब आपको इसकी वजह से फोर्स निकालना है एक क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। तो आप पूरे सरफेस की वजह से एक पॉइंट चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स निकालोगे? हमको तो पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज से फोर्स निकालना आता है। तो फिर क्या कर लें, एक एलिमेंट ले लें। इसके अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया, दिख रहा है, ये एक एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया डी ए था। क्या था एरिया? डी ए, और इसका चार्ज डी क्यू था। एरिया डी ए और चार्ज डी क्यू, और इससे इसका डिस्टेंस जो था, इस छोटे एलिमेंट से डिस्टेंस आर था। समझ में आया? छोटा एलिमेंट लिया जिसका एरिया डी ए, चार्ज डी क्यू और डिस्टेंस आर। अब आपको इस छोटे एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकालना है। इसको अब हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पूरे सरफेस को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, तो हम छोटे सरफेस को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बहुत छोटा डायमेंशन से उसके। तो उसकी वजह से अब इस पे फोर्स निकाला जाए तो कैसे लगेगा? छोटे चार्ज की वजह से डीएफ फोर्स लगा, वो आया के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, सिग्मा बराबर चार्ज कितना? डी क्यू, और एरिया कितना? डी ए। इसको बराबर रख सकते हैं क्यू अपॉन ए के। किसके बराबर रख सकते हैं? क्यू अपॉन ए के। अभी यहां पे समझाया था कि क्यू अपॉन एल और डी क्यू अपॉन डी एल, दोनों चीज में चार्ज डेंसिटी जो होगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू निकाली जाए अगर, तो वो आ जाएगी सिग्मा इंटू डी ए। क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। और ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, दैट इज डी एफ की वैल्यू आएगी के क्यू नॉट डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर? अब ये फोर्स निकला इस छोटे एलिमेंट की वजह से, पूरे सरफेस की वजह से एफ फोर्स निकालना है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। के हमारा कांस्टेंट, मीडियम अगर कांस्टेंट दिया हो तो वो कांस्टेंट हो गया। क्यू नॉट, ये जो पॉइंट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स निकालना था वो कांस्टेंट, तो वो आ गया बाहर। सिग्मा को अभी इंटीग्रेशन के अंदर रखा जा रहा है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा कांस्टेंट आएगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा वेरिएबल भी आ सकता है। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा
डीए तो आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल है ही सही, और आर अलग अलग तरह के अगर आप एलिमेंट्स लोगे सरफेस के ऊपर तो आर चेंज हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज आर स्क्वायर भी इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका फोर्स का फॉर्मूला के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डीए अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेशन का यूज अच्छे से जानना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे, कि डीए की मदद से आपको दूसरे वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आर स्क्वायर को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है, हम इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और आसानी हो पाए। ठीक, तो ये था कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया। थर्ड वाला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं। ठीक है, पूरा डेरिवेशन इसी तरह से होगा, आप चाहे तो खुद से करके भी देख सकते हैं। तो F बराबर आएगा के क्यू नॉट इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, यहां पर सिग्मा, यहां पर लेमडा, तो यहां पे क्या जाएगा रो, यहां पे डीएल था, डीए था, तो यहां पे डीवी अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे भी आर स्क्वायर आएगा। ये बन जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, के क्यू नॉट रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये था फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने फोर्स के फॉर्मूले देखे। इंटीग्रेशन का यूज आएगा, अपनी 11th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं जिससे आपको इसमें और हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फोर्स वाला, चार्ज और फोर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन का एक लेक्चर दे दूं जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ, उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। सो इट्स टाइम टू टेक लीव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।